खित्ते में अमन अमान और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान इंतहाई मजबूत तामीरी और अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सैमुर की वज़ीर खारजा के चौथे इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमें इस तरफ गौर करना चाहिए कि किस तरह से तीनों पड़ोसी ममालिक इस बदलती हुई सूरत हाल का सामना करने के लिए मौसर तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं और अफगानिस्तान और खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम का मुश्तरका मकसद हासिल कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल शुरू हो चुका है और मुल्क इस वक्त बहुत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। 44% अमरीकी इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं। मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। शाह साहब का कहना था कि अफगान वजीर खारजा को दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं ताकि अफगान अमन अमल दोहा में जारी मुज़ाकरात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मजीद बातचीत की जा सके, मजीद तबादला ख्याल किया जा सके। उनका कहना था कि हमारे मकासद बहुत वाज़ेह हैं। हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का क़याम चाहते हैं। हमारा मकसद इस खित्ते की माशी इस्तेहकाम और रोजगार के मौके की फरहमी है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में पाकिस्तान किस हद तक कामयाब होता है और क्या पाकिस्तान की इस कोशिश से खित्ते में माशी इस्तेहकाम और रोजगार के नए मौके मुयस्सर आ सकेंगे या नहीं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब और साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। सर, अगर अमरीकी फौज निकल जाती है, इसके बाद जो स्टेक होल्डर्स पीछे रह जाते हैं वो अगर अमन कायम नहीं कर सके, आपस में मसाइल हल नहीं कर सके, तो सर क्या एक और खाना जंगी सूरत हाल नहीं शुरू हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अमेरिका की यह जिम्मेदारी थी, जब वो वहां मौजूद थे तो इस प्रोसेस को वो तेज करते चलवाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके सामने अशरफ गनी इस प्रोसेस को सबोटाज करता रहा। आपने देखा कि जब पिछले साल फरवरी में ये एग्रीमेंट इनका हुआ तो उसके बाद वो जो कैदियों की एक्सचेंज वगैरह थी 5 महीने, तो वो उसने लटकाए रखी है अशरफ गनी ने। अब भी अगर वो चाह रहे थे कि यहाँ एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बने तो अशरफ गनी जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। नतीजा ये है कि जो हम स्पॉयलर्स की बात करते हैं उनमें अशरफ गनी सबसे बड़ा स्पॉयलर है और फिर उसके बाद इंडिया है। अशरफ गनी के 2 मसले, एक तो वो खुद सदर रहना चाहता है, वो कहता है कि जी पाकिस्तान वगैरह सारे अगर वो मुखलिस हैं अमन के लिए तो उनको ये करना चाहिए कि अशरफ गनी को बिठा दें यहाँ पे, वो अमन है, हम उनके लिए वो अमन है। दूसरी बात ये है कि वो भारत का एजेंडा लेके चला हुआ, जिस तरह भारत इल्जाम तराशी करता रहा हमारे ऊपर अपने मुल्क के लिए कि हम टेररिज्म कराते हैं, इसी तरह वो अशरफ गनी वही काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। पिछले दिनों आपने देखा कि वो इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमदुल्ला मुहिब, उसने ये हरकत की। तो बात यह है कि पाकिस्तान की ख्वाहिशात अपनी जगह पे, लेकिन अफगान खुद अपने साथ सिंसियर नहीं, और अमेरिका जो इन्फ्लुएंस यूज कर सकता था उसने किया नहीं। अच्छा, अब वो जल्दी में निकलने का काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल अगर पीछे इसी तरह छोड़ के जाएंगे तो आज अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, कई जगहों पे अफगान आर्मी हथियार डाल रही है तालिबान के सामने। आम पब्लिक में इंतहाई खौफ और हरास है, खासतौर पे वो लोग जो नेटो के लिए काम करते रहे या वो इनके लिए अमेरिकन के लिए काम करते रहे। इन्होंने इनकी एम्बेसीज के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या इनके साथ इंटरप्रेटर्स थे, जो भी जिसने भी काम किया, आज वो खौफ व हरास का शिकार है कि अब तालिबान की बारी आई और हमें मारेंगे। उनके खानदानों को खतरा है। तो जहां खौफ हरास की फिजा हो, अशरफ गनी खुदा जाने किस ख्वाबो ख्याल में बैठा हुआ है। ये इसकी आर्मी ये बड़ी जल्दी क्रम्बल कर जाएगी। उसकी वजह एक तो ये कि वो वेपन्स वगैरह इन चीजों की और जो सप्लाईज मिलती थी उनका अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। अमेरिकन जो है उनकी एयरफोर्स ऑपरेट करती थी, उनके साथ तकरीबन को 5-6 हजार के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो उसको मेंटेन करते थे, वो उन्हीं के साथ वापस जा रहे हैं। नतीजा ये कि अभी तक कोई मुतबादल इंतजाम नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो ये तो बड़ी जल्दी इनका मसला बन जाएगा बड़ा शदीद। जो अमेरिकन के कंधे पे बड़ी देर तक बैठ के ये चलते रहे हैं, अब इनके लिए बड़े हालात मुश्किल होंगे। तो इसमें सबसे बेहतर रास्ता यही था कि अपनी जात से हटके सोचें और बैठ के मुज़ाकरात करें, ताकि मुज़ाकरात का प्रोसेस जल्दी खत्म हो और एक दूसरे को गिव एंड टेक की बुनियाद पर अकोमोडेट करें।
लेकिन ये कभी करेंगे नहीं इस पे। नतीजा ये कि यहाँ पे बिल आखिर सिविल वॉर होगी, और हमारे लिए तो वो बड़ा मसला है, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर तो हम ही हैं। बिल्कुल। तो हमें उसका फॉलो अप देखना होगा। तो शाह महमूद जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, फिर इनको अपनी ओरिएंटेशन दुरुस्त करनी चाहिए। चाइना पाकिस्तान माशी रीजन की वजह से भी वो बड़े मुखलिस इनके साथ के किसी तरह अफगानिस्तान में बना है, लेकिन इनका किबला भारत की तरफ है। तो ये वो दुश्वारियां हैं जिनकी वजह से आज हालात वहां पे ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। सही। और ये बड़ा खतरा है कि कल को यहाँ पे मुश्किलात हैं। शुरू हो गई, मतलब रोक नहीं कहने का मकसद ये मुश्किलात है। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस गुफ्तगू को आप जमील साहब की तरफ लेके चलते हैं, सफीर भी रह चुके हैं। जमील साहब ये बताइएगा, नेटो और अमेरिकी फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अब नई जंग भी छिड़ सकती है, और जैसा कि अमजद साहब इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि मुश्किलात होंगी, तो इस हवाले से दीगर ममालिक और बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि सरहदें बिल्कुल करीब करीब हैं, क्या असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं इसके? पाकिस्तान पर तो जाहिर है बहुत मुज़िर असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान पर वही असरात पड़ेंगे, वैसे मिलते जुलते असरात पड़ेंगे जो इससे पहले पड़ चुके हैं, क्योंकि खाना जंगी एक नविश्ता दीवार की तरह बात सामने नज़र आ रही है। लिहाजा जो इस वक्त दिए हुए हालात हैं, जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, और जिस तरीके से अबंडन करके, यानी जिस तरीके से बेयारो मददगार छोड़ के जिस अंदाज में विड्रॉल किया जा रहा है, उससे बिल्कुल सही अंदाज़ा यही होता है, और जनरल अमजद शोएब ने भी यही बात की कि एक खाना जंगी नविश्ता दीवार। अब उसके असरात क्या पड़ेंगे, आपका सवाल मुझसे है, लेकिन उससे बड़ा सवाल, उससे पहले एक बात यह है जिसका कि मेरा ख्याल है अहाता कर लिया जाए कि आफ्टर ऑल अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है। पहली बात तो एक ट्रंप ने अनाउंस किया था, दूसरी बात यह है कि वो 1 ट्रिलियन के करीब पैसे खर्च करने के बाद, डॉलर खर्च करने के बाद, अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद क्यों जा रहे हैं। उसके 2 तनाजुर हैं, और जब उसमें फिर हमें समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, हिलरी क्लिंटन ने अपने फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने माफ कीजिएगा, फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने अपने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया, जो कि मौजूद है इस वक्त नेट पर, और उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान को या उस खत्ते को जिस तरह हम बेयारो मददगार छोड़ के, और उसने हाथ इस तरह किया कि हम हाथ झाड़ते हुए वापस आ गए, तो उसके बाद वहाँ मजीद हालात ख़राब हुए, और आज जो जितनी ज़्यादा टेररिज्म बढ़ी उसमें एक उसकी वजह ये भी है। अब आ जाती हैं आपकी बात पर कि पाकिस्तान पर ज़ाहिर है एक रेफ्यूजीज़ का, जितने लोग जिन्होंने नेटो फोर्सेस का साथ दिया है या अशरफ गनी या हामिद कारज़ई गवर्नमेंट का साथ दिया है, वो लोग निशाने पर होंगे, और वो अपने आप को गैर महसूस समझेंगे। चाहे निशाने पर जो लोग न भी हों, गैर महसूस अभी से ही नकल मकानी शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ अफगान अफवाज काबिज होते जा रहे हैं बतदरीज, वहाँ से नकल मकानी शुरू हो रही है, और ये खाना जंगी की सूरत में इतनी ज़्यादा नकल मकानी की वो रिफ्यूजीज़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, और वो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्यों आखिर अमेरिका की क्या वजह है, वो मैंने आपको वजह बताई। उससे हटकर जो बात है वो ये है कि अमेरिका इस तरह चाहे अभी छोड़ रहा है, क्योंकि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कोई तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चरल और बाकी डेवलपमेंट का ऐलान किया है पोस्ट कोविड। अपने मुल्क में उनको पैसे चाहिए, उन्हें अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए, देने का उन्होंने इरादा किया है। और जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि पहले मैं अपने घर को मजबूत करूंगा, और जाहिर है फॉरेन पॉलिसी होती यही है कि अगर आपने घर पे मजबूत हो तो आप बाहर आपकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा मजबूत होती है। तो वो उसने ये सिलसिला किया है, वो अपने घर को मजबूत। लेकिन एक मैं आपको बहुत अहम दस्तावेज की तरफ निशानदेही कर दूं, और वो है 2013 का डिफेंस एग्रीमेंट मुमलिकत अफगानिस्तान के साथ अमेरिका का। सही। ये बहुत कम जगहों पर ये डिस्कस हो रहा है। उसका आर्टिकल 26 है, उसके तहत अफगान गवर्नमेंट चाहे अशरफ गनी हो या तालिबान आ जाएं, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आर्टिकल 26 के तहत किसी फरीक को अगर उस टर्मिनेट करना होगा, यानी ख़त्म करना होगा उस आर्टिकल को, और मैं एक लम्हे में बता देता हूँ उस आर्टिकल के खदो खाल, तो वो ख़त्म करना होगा तो 2 साल का नोटिस देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिकन जब चाहे अपनी एयर,
अपनी ज़मीनी फोर्स या अपनी किसी और तरीके से वो इंगेज रह सकते हैं और वो एक्शन ले सकते हैं अमेरिकन, क्योंकि उनके पास एग्रीमेंट है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की प्रोटेक्शन हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 105 के तहत प्रोटेक्शन हासिल है क्योंकि वहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरे जो इस वक्त तजिया है और जो मालूमात है उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ रहेंगे जो उनके कुछ अहम एसेट्स हैं जो कि इलाके की सर्वेलेंस करते हैं उसको भी रखेंगे। और तालिबान को इस चीज़ का इल्म है कि वो एग्रीमेंट मौजूद है और पसे पर्दा मेरा अपना ख्याल है कि तालिबान को अंदाज़ा है कि वो है और वो आहिस्ता आहिस्ता उससे नंबरदाज़मा होने की कोशिश करेंगे। चाइना को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान एक मखमसे में आ गया है। पाकिस्तान बिल्कुल, हमारे फॉरेन मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि एक बहुत ही नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है, जहां हमें एक तरफ तो सीपैक की वजह से बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, तीसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है और साथ में हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी निकालनी है इसमें। तो मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बहुत कम नज़र आई है इससे पहले। तो इस वक्त हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं और क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, इतने विजिलेंट हैं, ये बात मजीद इस पर इसको आगे लेके चलते हैं। मतलब जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं, अमजद साहब भी कर रहे हैं, अमजद साहब ये बताइएगा इसको रोका कैसे जा सकता है? अगर ये इतना कोई खतरनाक मामला होने जा रहा है तो इस जंग को फिर हम कैसे रोक सकते हैं? पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का अपना इन्फ्लुएंस तो किसी भी पार्टी पे इतना ज्यादा नहीं है कि वो उनको मजबूर कर सकें कि आप मिल के बैठ के बात करके ही एक सोल्यूशन निकालें। लेकिन इससे हम बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं अगर रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान चारों मुल्क मिलके और यहाँ के लिए प्लानिंग करें और इनको एंगेज करें, सारे स्टेक होल्डर्स को, और उनको पाबंद करें, तो वो इन्फ्लुएंस शायद आप इस्तेमाल कर सकें। ऑल्दो अफगान जो है बाहर से डिक्टेशन नहीं लेते और अपने मफाद के मुताबिक चलते हैं, वादा करके ये फिर जाते हैं। ये नहीं है कि तय करके तो फौरन आपने तय कर लिया और फिर उसके बाद अमल शुरू हो जाएगा, वो भी इनकी सरिश्त में नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अकेला तो ये हैंडल नहीं कर सकता। हम अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अगर थोड़ा बहुत रखते भी हैं तो वो इग्नोर हो जाएगा अगर इस सिचुएशन हाथ से निकल गई। जरूरत इसी बात की है कि एक रीजनल इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करके तो रीजनल प्रेशर रखा जाए, क्योंकि इस बात पे तो सारे मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान को एक स्टेबल कंट्री होना चाहिए। ये इसमें कोई भी हमारे रीजनल कंट्रीज इस बात के ऊपर उसको इनकार नहीं है। सही। तो वो जरूरी है। अब इसमें रशिया को लीड रोल अगर दिया जाए, मेरा ख्याल है शायद वो बेहतर हो। आपने देखा कि रशिया जब चाहता था वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस एक बुलाते थे और बड़े शॉर्ट नोटिस पे सारे स्टेक होल्डर वहाँ पहुंच जाते थे। तो वहाँ ये बात करने कोई तरीकाकार जो है वो रीजन के रखा जाए अगर, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सबकी हमायत मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी मुल्क ने अकेले कुछ करने की कोशिश की तो फिर स्पॉयलर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और मामला बिगड़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।